एक फ़ोन कॉल और एक आम इंसान की ज़िंदगी में तूफ़ान का रंग। एक फ़ोन कॉल जिसमें बोला जाए कि रिपोर्ट्स आ गई हैं, अनफॉर्चुनेटली आपको कैंसर है। और इस फ़ोन कॉल के बाद आपके दिमाग में हज़ार ख़यालों की जंग। यहाँ शुरू होती हैं दो कहानियाँ। एक कहानी उस इंसान की जो मिथ्स और डर की वजह से इसको नज़रअंदाज कर देता है, अपने सिम्टम्स को किसी और बहाने से टालने की पूरी कोशिश में लगा रहता है, और इसका अंजाम हम सब जानते हैं। और दूसरी कहानी जिसे हमारे देश के विज्ञान, एजुकेशन, अवेयरनेस पे भरोसा है, साथ ही साथ बिल्कुल सही टाइम पे टाइमली ट्रीटमेंट को अप्रोच करता है। और इन्हीं दोनों कहानियों के बीच खड़े होते हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट, जो ना ही सिर्फ कैंसर को ख़त्म करते हैं बल्कि एक नई जिंदगी देते हैं मरीजों को, और जो लोग कैंसर से जूझ रहे होते हैं उनको। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की एचओडी एंड कैप्स इनिशिएटिव की ड्राइविंग फोर्स, कैप्स यानी कैंसर अवेयरनेस प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग की ड्राइविंग फोर्स, डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला जी। मोस्ट कॉमन कैंसर्स एक मेल और फीमेल दोनों में पाए जा रहे हैं और दिन पर दिन बढ़े जा रहे हैं। इसका कोई नाम और वो कैसे होता है? ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर की होने की क्या वजह है? तो इसमें ओबेसिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। कोई ऐसे आम सिम्टम जो इंसान अपने घर में ही चेक करके ट्राई कर सके? कुछ सिम्टम्स हैं जो अगर आपको अपनी बॉडी में फील हो, मोटे मोटे लक्षण हैं जिससे कि कैंसर की तरफ आपकी शंका जा सकती है। क्या ब्रेस्ट कैंसर मेल में भी होता है? तो टिश्यू है तो इसलिए कैंसर तो बन ही सकता है। क्योर होने का जो रेशो है, क्या वो पिछले 5 साल से और आज में डिफर आया है? पिछले 8-10 साल से चल रहे हैं, जी रहे हैं, एंड दे आर वेरी गुड। आपको अगर पता ना हो कि उनको कैंसर है तो आप बता नहीं सकते। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय शो। एंड इस कॉन्वर्जेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि एक लेमैन जिसे कैंसर की कोई नॉलेज नहीं है लेकिन मन में एक भय, एक डर बैठा हुआ है जो कैंसर का शब्द सुनते ही इंसान को ऊपर से नीचे तक शॉक कर देता है, उसको आप कैंसर के बारे में कैसे बताएंगी? देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में कैंसर को लेके भय है, जागरूकता नहीं है जी। तो ये जो है सारे पॉडकास्ट हैं, मीडिया वाले हैं, बॉलीवुड वाले हैं, इन लोगों से मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस भय को दूर करना है और उसकी जगह पे हमको अवेयरनेस क्रिएट करना है। कैंसर जो है, अगर मैं समझाना की कोशिश करूं एक नॉर्मल आदमी के लिए, लेमन लैंग्वेज के हिसाब से, तो जो हमारे बॉडी जो होती है वो सेल्स से बनी होती है, और ये सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली डिवीजन करते रहते हैं, जिसकी वजह से रिजनरेशन होता है, रीग्रोथ होता है, लेंथ बढ़ती है, और जो रिपेयर मैकेनिज्म होता है वो सब होता है। बट एक्चुअली क्या होता है, ये सारा जितना डिवीज़न है नॉर्मली जो है ये कंट्रोल डिवीज़न होता है, एक कंट्रोल के तहत होता है और जितना होना चाहिए उतना ही होता है। अब जब कैंसर होता है तो ये जो कंट्रोल है ये हट जाता है, माने ये डिवीज़न अनकंट्रोल्ड हो जाता है। अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होने की वजह से क्या होता है कि वो एक लंप का फॉर्म ले लेता है, जिसको हम कहते हैं गांठ का फॉर्म ले लेता है। अब जैसे एक घड़ा है, आप उसको भर रहे हैं, अगर तो उसमें लिमिटेड पानी जा रहा है तो वो उसी तक रहता है, और जब अनलिमिटेड पानी हो जाता है बिना कंट्रोल के, लाइक नल का बंद नहीं हो रहा है, माने कंट्रोल नहीं है, तो वो पानी फैलता है। ऐसे ही कैंसर के सेल जब डिवीज़न अनकंट्रोल हो जाता है तो वो सेल्स बॉडी के अदर पार्ट्स में फैलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेटास्टेसिस, उसको कहते हैं, और वो स्टेज 4 कैंसर का रूप ले लेता है। सो कैंसर जो सेल्स हैं उन्हीं के कंट्रोल लॉस होने की वजह से वो कैंसर होता है। एंड अगर मैं पूछूं मोस्ट कॉमन कैंसर्स जो एक मेल और फीमेल दोनों में पाए जा रहे हैं और दिन पर दिन बढ़े जा रहे हैं, उनका कोई नाम और वो कैसे होता है? देखिए, हिंदुस्तान के बारे में मैं बात करूंगी, अपने देश के बारे में बात करूंगी, तो हमारे यहाँ फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर माने स्तन कैंसर, सर्वाइकल माने बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मेल्स में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है लंग का कैंसर। एक एक जगह कोई जगह है जहाँ पे कि ओरल कैंसर ज़्यादा है। तो ये हैं कैंसर्स जो कि बहुत कॉमन है हमारे यहाँ कंट्री में।
एक टाइम था जब जो है गांव देहात में सर्वाइकल कैंसर होता था ज़्यादा और शहरों में ब्रेस्ट कैंसर होता था। जी। अब ये परिवर्तन हो गया है कि अब अक्रॉस सोशल स्टेटा एंड द पॉपुलेशन हर जगह जो है फीमेल्स में जो नंबर 1 कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। ओके, तो ये ब्रेस्ट कैंसर जैसे आज की डेट में बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड वही मेल्स में जो ओरल कैंसर है उसका एक सर्टिफाइड रीज़न जो हर इंसान के माइंड में है वो टोबैको है। तो वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर की होने की क्या वजह है, मतलब किस वजह से होता है ब्रेस्ट कैंसर? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर होने की बहुत सारी वजहें हैं, कोई एक वजह पे आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते ब्रेस्ट कैंसर में। तो इसमें ओबेसिटी का भी बहुत बड़ा रोल है, हमारी जो वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल हो गई है, एक्सरसाइज और मोबिलिटी कम होती जा रही है, हम डेस्क जॉब ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो रही है, हम रिफाइंड फूड यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड ऑयल, शुगर, फ्लावर सबका यूज़ हो रहा है। फिर हम लोगों के यहाँ जो है अब बच्चे या तो फीमेल्स नहीं कर रही हैं या डिले कर रही हैं और स्तनपान नहीं कराना चाह रही हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं प्रीडिस्पोज कर रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। देन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसमें कि ईस्ट्रोजन का मात्रा ज़्यादा है, all these things predispose to breast cancer and alcohol और टोबैको का यूज़ जो है ये उसमें मतलब आग में घी का डालने का काम करता है। ऑल राइट, तो अल्कोहल आपने बताया, लेकिन कई स्टडीज ये कहती हैं कि एक सर्टेन अमाउंट, एक मेजरेबल अमाउंट में अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ। आई एम नॉट प्रमोटिंग अल्कोहल, बट वेरी वेरीफाइड स्टडीज ऐसा कहती हैं। तो क्या ऐसा होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ एंड उसके बाद कैंसर? जी, अब जो लेटेस्ट स्टडीज़ कहती हैं उसमें वो क्लियरली कहती हैं एनी अमाउंट एंड एनी टाइप ऑफ अल्कोहल, विबग्योर के सारे कलर्स लाइक नो रेड वाइन, वाइट वाइन, जो भी कलर्स के अल्कोहल आपको मिल सकते हैं, ऑल आर डिलीटीरियस फॉर द हेल्थ। तो ये जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो रिफ्यूट कर रही हैं पुरानी जो हमारे बीच में था, प्रचलन था, भ्रांति थी कि लिमिटेड अल्कोहल। अब लिमिटेड का कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है। व्हाट डू यू कॉल लिमिटेड? जो आपका लिमिटेड हो सकता है वो मेरे लिए एक्सेस हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। तो ये थोड़ा सा एक ना डिलेमा वाली सिचुएशन थी कि किस चीज़ को आप सेफ कहेंगे, किसको हेल्दी कहेंगे। अब जो नॉर्मल स्टडीज़ जो ना अभी लेटेस्ट स्टडीज़ हुई हैं वो सब रिफ्यूट कर रही हैं इस बात को, नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड नो टाइप ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, एंड अब मेरा सवाल डिटेक्शन से है कि कैंसर को डिटेक्ट करना, एक दो स्टेजेस होती है, अर्ली डिटेक्शन एंड लेट डिटेक्शन। बिकॉज ऑफ अवेयरनेस या हम कह सकते हैं फियर, बिकॉज ऑफ फियर कुछ लोग अवॉइड करते हैं अपना कैंसर टेस्ट करवाना। हालांकि कैंपेन्स पूरी चलती है, मतलब जिस यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हुआ उसके अंदर भी एक डे था, वर्ल्ड कैंसर डे पे उन्होंने एक मशीन लगा रखी थी टू डिटेक्ट योर कैंसर, कि आप देखो आप में है या नहीं। पर वहाँ भी 1000 में से 5 या 6 बच्चे गए, बाकी सबको इंटरनल फियर था कि इससे तो दिमाग पे असर पड़ जाएगा हमारे। उससे क्या मतलब बनता है कि लेट डिटेक्शन और अर्ली डिटेक्शन में क्या फ़र्क है और क्या कराना चाहिए? देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉपुलेशन में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि लोगों में भय है कैंसर को लेके, जागरूकता नहीं है। एंड दुख की बात यह है कि कैंसर स्क्रीनिंग को हमारे यहाँ जो है एक लग्जरी कमोडिटी में रखा जाता है। इट इज़ नॉट अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ टेकन एज अ लग्जरी थिंग। लाइक नो, एक लग्जरी का बात है। आप किसी को बोलेंगे कि आप छुट्टी लेके जा रहे हैं क्योंकि आपको कैंसर की स्क्रीनिंग करानी है, तो आपके ऊपर हंसेगा ही। जो नॉर्मल मैं आपका मानसिकता बता रही हूँ आपको, जो है हमारी समाज में। अब ये बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जितनी जल्दी हम कैंसर को पकड़ते हैं उतना अच्छा उसका क्योर होता है और उतना चांसेस ऑफ लाइक नो निजात पाने का, जिसको वर्ड हम यूज़ करते हैं, टू बी फ्री ऑफ कैंसर, चांसेस बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट भी सस्ता होता है, लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेस टॉक्सिक होता है और पेशेंट को प्रॉब्लम भी कम होती है और वो क्योर भी हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि स्क्रीनिंग और कैंसर ट्रीटमेंट के बीच का अंतर लोगों को नहीं पता है। जी। स्क्रीनिंग जो होता है वो अपेरेंटली नॉर्मल इंडिविजुअल्स में होता है, जिसमें कि हम पेशेंट को कुछ चुनिंदा जो जांचें हैं वो करते हैं और उसके बिना पे उनको कहीं पे कोई लक्षण तो नहीं दिख रहा है जांचों में या उनकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, उसके बिना पे उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाता है और ये डायग्नोसिस पे जब पहुंचा जाता है कि उनको कैंसर है या वो केवल एक मतलब ऐसे
ही कोई लंप था जिसमें कि कैंसर का कोई वो नहीं पाया गया. सो दिस इज द डिफरेंस एंड इट इज़ वेरी वेल एस्टैब्लिश कि जितनी जल्दी आप पकड़ेंगे कैंसर को, लेसर स्टेज, जैसे कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, तो आप अगर जितना प्री कैंसरस या स्टेज 1 में पकड़ेंगे उतना आप पेशेंट का ट्रीट होने का, क्योर होने का चांस बढ़ जाएगा. तो अगर मैं कॉमन सिम्टम्स की बात करूं जो हमारी स्क्रीनिंग में ही एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो जिसको नहीं है कैंसर, उसके लिए ऐसे सिम्टम्स जो हम बता सके कि अगर ये सिम्टम है तो इसका मतलब आपको हो गया है या होना है, कोई ऐसे आम सिम्टम जो इंसान अपने घर में ही चेक करके ट्राई कर सके? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ सिम्टम्स हैं जो अगर आपको अपनी बॉडी में फील हों या किसी पर्सन को, अपने अपेरेंटली हेल्दी पर्सन को फील हो, तो उनको एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए. यहाँ मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी ऑन्कोलॉजिस्ट, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पाठ्यक्रम है एनएमसी के हिसाब से, उसमें हमारे जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें कैंसर के लिए उतने अच्छे से नॉर्मली डॉक्टर्स ट्रेन नहीं होते हैं. तो ये जो एक होता है ना कि जब नॉर्मल डॉक्टर के पास आप जाएंगे, नॉर्मल MD/MS डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उनके प्रायोरिटी या उनकी शक में कैंसर सबसे लास्ट में आएगा. वेराज इफ़ यू गो टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट तो वो आपको उस तरीके से अच्छे से ट्रीट करेगा कि मे बी कैंसर है. ट्रीट मतलब इन्वेस्टिगेट करेगा, उस तरीके से आपकी बॉडी का इन्वेस्टिगेशन होगा, उस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन होगा कि कहीं कैंसर तो नहीं है. अब जो सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो मोस्टली जो हैं वो जिस ऑर्गन का कैंसर है जिस उसके अनुरूप होते हैं. बट कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि कैंसर कहीं का भी हो वो बॉडी में एक पर्सन को फील होना शुरू हो जाता है, जिसमें है कि आप बिना चाहे, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप कोई डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, बट वेट लॉस हो रहा है. बॉडी के किसी पार्ट से ब्लड जा रहा है ना. आपका जो है खांसी है जो कि रुक नहीं रही है, आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते ज़्यादा हो गया और आपकी खांसी में कंट्रोल नहीं आ रहा है. सर में दर्द होना जिसका कि कोई रीज़न नहीं है, आपकी आइज़ ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, कोई और रीज़न नहीं मिल रहा है कि हेडेक क्यों हो रहा है. डाइट कम होना, भूख कम लगना, खाना नहीं खाने का मन करना, थकान होना, कहीं किसी बॉडी में मसा या गांठ होना जो कि बढ़ रही हो या उसका रंग में बदलाव हो रहा हो, खाना निगलने में दिक्कत होना, आवाज़ चेंज हो जाना, ये सारे मोटे मोटे लक्षण हैं जिससे कि कैंसर की तरफ आपकी शंका जा सकती है एंड आपको एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए. एक सवाल दोबारा ब्रेस्ट कैंसर पे, क्या ब्रेस्ट कैंसर मेल में भी होता है? देखिए, ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाया जाता है. मेल्स में कम होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है. तो टिश्यू है तो इसलिए कैंसर तो बन ही सकता है. परसेंटेज कम होती है, 1 से 3% पाया गया है, बट मेल्स में भी होता है. एंड ये बताना पड़ेगा कि जो मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है. तो ट्रीटमेंट लाइंस दोनों टाइप पे, मेल्स और फीमेल के दोनों के कैंसर में ठीक वही होती हैं, सेम होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है. एंड हमको बहुत एग्रेसिव होकर ट्रीटमेंट करना पड़ता है जब वो मेल का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होता है. तो एंड एक बिगेस्ट फियर, जिससे मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि ये मिथ है या रियलिटी, एक बिगेस्ट फियर है कि कैंसर को सीधा डायरेक्टली कीमो से जोड़ दिया जाता है कि जो कीमोथेरेपी होती है उसके बाद आपको वॉमिट आएगी, आपका सर भारी हो जाएगा, आप चक्कर खा के गिर जाओगे, हो सकता है आपका कोई ऑर्गन भी फेल हो जाए. इस फियर से बहुत स्ट्रेटली जोड़ लेते हैं, चाहे उनको स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 0 हो, बट दे आर लाइक कि कीमो हो जाएगी, कैंसर हो गया, मेरे तो बाल झड़ेंगे, मेरे साथ बहुत टॉक्सिक ट्रीटमेंट होगा जो मैं झेल ही नहीं पाऊंगा. उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब में ना जो एक हम पिक्चर क्रिएट की गई है कि कैंसर का जो पेशेंट होता है वो ऐसा दिखेगा, उसको ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, और ये इसलिए बहुत भयानक मेलोड्रामा जिसको कह सकते हैं उस तरीके का क्रिएट किया गया. और इसमें हम बहुत कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी बॉलीवुड, हमारी मीडिया को भी दे सकते हैं जी. तो अब आप देखिए कि एक पिक्चर आई थी, अगर आपने बहुत पहले देखा हो तो, आनंद करके पिक्चर आई थी. वो आई कितनी पुरानी थी, बट लोग आज भी कैंसर के पेशेंट को उसी से रिलेट करते हैं. जबकि कैंसर के ट्रीटमेंट में तब से और आज में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया. मैं मानती हूँ कि पहले मे बी जब आनंद बनी होगी तो उस समय ट्रीटमेंट जो होता था वो उतना टॉक्सिक होता था, है ना, पेशेंट को दिक्कत होती थी. आज की डेट में जो ट्रीटमेंट है, जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, बी इट मेडिसिन, बी इट सर्जरी, बी इट रेडिएशन, वो इतना अपडेटेड हो गया, इतना रिफाइन हो गया है कि आपकी जो टॉक्सिसिटी है
उसको मिनिमलाइज कर दिया जाता है। दूसरा जो है कि अब देखिए कुछ तो टॉक्सिसिटी रहती है, क्योंकि आप कुछ चीज़ ऐसा कर रहे हैं फॉरेन जो नॉर्मली नेचुरल डे टू डे कोर्स में आप नहीं करते हैं। तो मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है, बट अब हमारे पास उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट इतने अच्छे आ गए हैं कि हम उनको एंटिसिपेट कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम होगी और उसके लिए हम पहले से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो पेशेंट को बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स एविडेंट हो पाते हैं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए सारे कैंसर्स अलग हैं, क्योंकि सारे कैंसर्स अलग हैं, उनका ट्रीटमेंट अलग है। कोई भी दो आदमी जिसको कैंसर हुआ है वो सेम नहीं है, तो वो जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसका साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट दोनों पेशेंट दोनों लोगों में अलग होगा। तो आप किसी को ऐसा हुआ तो वो आपको भी ऐसा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। और इसमें बहुत बड़ा जो कल्प्रेट है, जो विलन है, वो मैं कहूँगी गूगल बाबा। डॉक्टर गूगल बहुत ख़तरनाक हैं, अब तो एआई भी आ गया है उसमें उनको ऐड करने के लिए। तो एक्चुअली क्या है कि मेडिकल साइंस जो है ना, it's not actually science totally, it's an art. एंड दैट यू इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो क्लिनिशियन होता है वो बहुत सारी चीज़ें जो है टेस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने सस्पेशन को ना कंफर्म करने के लिए करवाते। इट्स नॉट दैट कि उसको पता नहीं होता है कि ये ऐसा होगा। द मिनट द पेशेंट वॉक्स इन टू आर ओपीडी वी नो कि कहाँ प्रॉब्लम है, बट हमको उसको कंफर्म करना होता है। तो अगर आप गूगल को लेके या चैट जीपीटी या जेमिनाई या जितने भी आपके एआई मॉडल्स हैं उनको लेके अपना ट्रीटमेंट डिज़ाइन करें या अपने साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल देखें तो यू विल बी मिसगाइडेड। एंड मैं कहूँगी आप बहुत हद तक जो है आपको भय होगा, जो कि यू नो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड और ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। राइट। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम बॉलीवुड एंड टेक्नोलॉजी। जो आपने बताया कि बॉलीवुड और टेक्नोलॉजी आपने दोनों लिंक कर दी। एंड अगला सवाल मेरा वही है कि आज की डेट में बहुत सुनने को मिलता है कि XYZ जो है वो फॉरेन गया, उसने अपना कैंसर ट्रीटमेंट करवाया एंड वो ठीक होकर वापस आ गया, और क्योंकि वो फॉरेन गया इसीलिए वो ठीक होकर वापस आया। तो ऐसा कोई डिफरेंस है जो फॉरेन टेक्नोलॉजी में अलग है और इंडियन टेक्नोलॉजी अभी तक उसको अडेप्ट नहीं कर पाई? देखिए, संसार के किसी भी कोने में जिस कैंसर का इलाज हो सकता है और क्योर हो सकता है वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है, और जिस कैंसर का ट्रीटमेंट हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है उसका संसार के किसी भी कोने में नहीं हो सकता है। अब ये जो है, जो स्टोरी हम सुनने को मिलती है कि फलां जो है वो US गए तो वो ठीक हो गए और लंदन गए तो ठीक हो गए, द रीज़न इज़ कुछ और, यू नो, मे बी दे आर गोइंग देयर बिकॉज उनको प्राइवेसी चाहिए, बिकॉज वो यहाँ पे एक सेलिब्रिटी है, वो किसी अस्पताल में जाएंगे तो यू नो लोग उनको घेर लेंगे, जो भी वॉट एवर मे बी द रीज़न। बट रीज़न ये नहीं है कि उसका इलाज हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि वो गलत है। इलाज जो कि वहाँ हो रहा है वो सेम इलाज हमारे यहाँ होगा। एक्चुअली जो कैंसर का इलाज है वो काफ़ी यू नो एविडेंस बेस्ड है, वो गाइडलाइंस हैं जो कि हर जगह वही फॉलो होती है। डिफरेंस ये हो सकता है कि जो इन्वायरमेंट है, आप जैसे खाना खाने जाते हैं तो आप ढाबे पे खाना खाने जाते हैं और आप एक 5 स्टार होटल में खाना खाने, तो डिफरेंस क्या होता है एम्बियंस में, यू नो। तो मे बी ढाबे का खाना बेटर हो ना, बट जो है एम्बियंस जो अगर आपके लिए जा रहे हैं तो आप 5 स्टार होटल में जाते हैं, ये डिफरेंस होता है। जैसे सरकारी अस्पताल हैं तो आपको भीड़ देखनी पड़ेगी, लाइन में लगना पड़ेगा, प्रोबेबली वेट करना पड़ेगा डॉक्टर के लिए, और शायद डॉक्टर उतना टाइम भी नहीं दे पाए क्योंकि दे आर ऑल हार्ड प्रेस्ड। तो और शायद प्राइवेट अस्पताल में आपको अच्छे कुशन सोफे पे बैठने को मिलेगा, AC रूम मिलेगा, तो वो ये डिफरेंस है। बट ट्रीटमेंट जो वो डॉक्टर लिखेंगे और जो हम लिखेंगे या विदेशों में लिखेंगे वो सब एक होगा। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं, सजेशन के लिए आते हैं जिनको US और कनाडा में बहुत लंबी वेटिंग पीरियड मिल रहा होता है, यू नो, बिकॉज उनके यहाँ डॉक्टर से सीधे मिलना लिटिल डिफ़िकल्ट है, यू नो, यू हैव टू हैव एन अपॉइंटमेंट। उनका पूरा एक सिस्टम है, हेल्थ स्ट्रक्चर है, उसको फॉलो करते हुए वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास। ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ की तरह फ़ोन उठाया, कल का अपॉइंटमेंट बुक किया और हमसे मिलने चले आए। तो दोज पीपल कम टू मी to ask कि क्या होना चाहिए, and they get those treatment done in India rather than getting them done abroad, because they know कि वो ही treatment मिल रहा है यहाँ पे। You have the best of molecules, best of drugs, best of surgeons, best of radiation machines in the country, जो कि आपको at par है to anywhere in the world. All right मैम, थैंक यू। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो ब्लड कैंसर है उसको कई लोग जो है वो एक क्रॉनिकल डिजीज कह रहे हैं कि ये जैसे डायबिटीज़ है,
उस जैसे वो चलती आ रही है उसकी एक मेडिसिन आपको दे दी, वो आप लाइफ टाइम खाओ एंड यू विल सर्वाइव अ गुड लाइफ। तो क्या ऐसा है सच में कि ब्लड कैंसर जो है वो बाकी कैंसरों से थोड़ा सा क्योरेबल ज़्यादा है? देखिए, एक दो चीज़ें हैं। एक तो कैंसर दो मोटे मोटे दो टाइप के होते हैं। एक होता है सॉलिड कैंसर और एक होता है लिक्विड कैंसर। जो आप जिस कैंसर ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं वो लिक्विड कैंसर में जाता है। उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। आप जो बोल रहे हैं कि क्रॉनिक डिजीज़ है और दवा खाते रहें और वो ठीक रहता है, मोस्ट प्रोबेबली जो आपने सुना है या ये जो इम्प्रेशन बना है वो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया को लेके, CML को लेके है। CML जो है एक मतलब मैं कहती हूँ मिरेकल है हुआ है। उसमें इमैटिनिब करके एक दवा आई और उसने बिल्कुल ना उसकी पिक्चर चेंज कर दी CML की। अब जो है जैसे आप BP की दवा लेते हैं, डायबिटीज़ की दवा लेते हैं, वैसे ही आप वो इमैटिनिब लेते रहते हैं पेशेंट, और तहे ज़िंदगी वो दवा खाता है। बीच बीच में उसके ब्लड टेस्ट होते हैं और आमूमन वो ठीक रहता है। और अगर वो इमैटिनिब से उनको रेजिस्टेंस भी आ जाता है तो वो उसका भी रिप्लेसमेंट है कि वो दूसरा भी ओरल मॉलिक्यूल है वो लेते रहते हैं और वो हो जाता है, ठीक हो जाता है। अच्छा, जो कैंसर ब्लड कैंसर बच्चों में होते हैं उनका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो ब्लड कैंसर्स का येस वी गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। बट ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जितनी शोध है, जिसको कहते हैं रिसर्च है कैंसर में, जो इस समय हो रही है, उसका दो मोटिव है। या तो हम कैंसर को ट्रीट कर ले जाएं कि मतलब हमने वो दवा दी और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, बी इट दवा, बी इट रेडियोथेरेपी, बी इट सर्जरी, वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा मोटिव है कि हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं बट हम उसको कंट्रोल में रखें और उसको क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट कर दें। अभी क्रॉनिक डिजीज़ कैसे होता है, तो एक एग्जाम्पल जैसे आपने भी लिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो है हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये मर्ज हो गया तो हम उसको क्या करते हैं, दवा खाते रहते हैं और वो क्योर नहीं होता है बट कंट्रोल में रहता है ना। आपकी थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं, थोड़ा सा आपका खान पान में परिवर्तन होता है और वो मज़े से सब आदमी अपना काम करता रहता है। तो अब ये जो इस समय रिसर्च चल रही है वो यही चाह रही है कि या तो हम क्योर कर दें, बेस्ट फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है, और अगर क्योर नहीं कर पाए तो हम उसको क्रॉनिक डिजीज़ में तब्दील कर दें। ओके एंड अगर मैं बात करूं कि क्योर होने का जो रेशो है, क्या वो पिछले 5 साल से और आज में डिफर आया है? मतलब क्योर ज़्यादा हो पा रहे हैं केसेस? देखिए, हम जब पढ़ रहे थे तो लंग कैंसर जो है हमारे पास जब आता था, मैं टाटा मेमोरियल की पढ़ी हुई हूँ, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ की पढ़ी हुई हूँ, दोनों जगह पे मतलब आता था लंग कैंसर, तो हम उसको राइट ऑफ अपने दिमाग में ये होता था कि अब ये बहुत दिन के लिए नहीं है, कुछ दिन के लिए है ये, हमको कंफर्टेबल करना, जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट सपोर्टिव केयर देना है, कि जो उनको जब जो दिक्कत हो उसका इलाज करके उनको कंफर्टेबल कर देना है, क्योंकि हम क्योर नहीं कर पाएंगे जी। अब आज की तारीख में लंग कैंसर वाले मेरे ही जानकार हैं, मेरे ही फ्रेंड्स हैं जो कि पिछले 8-10 साल से चल रहे हैं, जी रहे हैं, एंड दे आर वेरी गुड। आपको अगर पता ना हो कि उनको कैंसर है तो आप बता नहीं सकते। They are as good as any normal individual, any normal human being. They are doing all the things that a normal individual or human being is doing. So we are seeing very good results in cancer, and the drugs that are coming, immunotherapy, targeted therapy, they are doing wonders. And hopefully we are not far from the day when cancer will be a chronic disease. I will hope that this will come very fast. And my next question is, क्या डायबिटीज़ और कैंसर का कोई लेना देना है? कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट को कैंसर हो जाता है तो उसके लाइफ सर्वाइवल चांसेस कम हो जाते हैं, समथिंग लाइक दिस? देखिए, डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, थायराइड हुआ, इसको हम लोग कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं। कोमॉर्बिड माने कि जब पेशेंट हमारे पास कैंसर लेके आया है तो उसको ये बीमारियां भी हैं, तो ऐसे क्लियर कट जो है कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। बट हमारे ही इंस्टीट्यूट में हमने एक स्टडी की थी जिसमें कि ये पाया गया कि जो पेशेंट्स डायबिटिक थे उन पे रेडिएशन और कीमोथेरेपी का असर कम हुआ है ना, उनकी डिज़ीज़ जो है जिसको हम कहते हैं कि रिस्पॉन्स जो है वो कम आया है। तो दे आर स्टडीज़ विच शो कि पेशेंट जिनको कोमॉर्बिडिटी में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है तो उनका रिस्पॉन्स इफेक्ट होता है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता। तो ऐसा कुछ है कि कैंसर सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज एंड शुगर से जो है वो जल्दी से मल्टीप्लाई होते हो?
मतलब इन बॉडी? या ये मैं समझ रही हूँ कि ये कहाँ से ये बात आ रही है। देखिए, शुगर खाने से या शुगर के उससे एक तो बहुत ही क्लियर है कि शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है। हाँ. जब डायबिटीज़ हो जाए तब आपको शुगर रिस्ट्रिक्ट करना होता है। एंड कैंसर सेल शुगर खाने से मल्टीप्लाई करते हैं या उनका ग्रोथ बढ़ जाता है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। जो ये बातें हैं ये नेचुरोपैथी वाले लोग कहते हैं कि शुगर को अगर हम रोक दें तो हम कैंसर के सेल्स को ख़त्म कर देंगे। हमारी साइंस इसको वैलिडेट नहीं करती है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये मानती हूँ कि ये जो है शुगर खाना, हल्दी लेना खाने में, फ्रेश फ्रूट्स, जूस तो मैं बिल्कुल ही डिस्करेज करती हूँ जूस लेने से। आपको पूरा फ्रूट लेना चाहिए, फाइबर रिच डाइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको कैंसर से प्रिवेंशन के लिए हेल्प करती हैं, यू नो, एंड देन दे आर सपोर्टिव, लाइक नो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, आपकी क्षमता कैंसर से लड़ने के, ट्रीटमेंट के लड़ने से बढ़ाती है। बट अगर मैं ये कहूँ कि कैंसर हो जाने के बाद अगर मैं हल्दी का पानी पीऊँ या अदरक का पानी पीऊँ या लहसुन खाऊँ तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कैंसर ठीक हो जाएगा, या शुगर कट एकदम ज़ीरो कर दूँ तो कैंसर की सेल्स मर जाएंगे और ठीक हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत बड़ा मिथ है और ये सैडली बहुत ही सेलिब्रिटी लोगों ने, जो कि बहुत ही कॉमन फेस हैं, उनने इसको प्रोपोगेट किया है, विच इज़ नॉट करेक्ट। ओके, तो मतलब ऑल्टरनेट मेडिसिन can prevent but cannot cure you from cancer. Alternate medicine as in lifestyle modification, taking in like no, turmeric का क्या है, like no, why it is considered good? It is basically a very potent anti-inflammatory compound, है ना। तो जैसे हम लोग के यहाँ दादी नानी जब हमको चोट लग जाती थी तो हल्दी मिला हुआ दूध देते थे या हल्दी लगाते थे। उसका रीज़न यही है कि इट्स अ वेरी पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट भी है। अब ये सब कुछ चीज़ों को अगर आप देखिए तो क्रॉनिक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन तो नहीं, इन्फ्लेमेशन अगर है तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो कैंसर क्या है? एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जो कि कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस ले रहे हैं, जैसे आपका डाइट उस तरीके का है, आप फ्रूट बेस्ड डाइट ले रहे हैं, फाइबर बेस्ड डाइट ले रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी का किस तरीके से इन्फ्लेमेशन जो है वो कम कर रहे हैं, यू नो। तो वो आपको एक प्रोटेक्शन दे रहा है फॉर अगेंस्ट कैंसर, बट इट विल नॉट क्योर कैंसर ऑन इट्स ओन अनटिल अनलेस यू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट। आप ये सोचें कि हल्दी का पानी पी के और जिंजर खा के या लहसुन खा के या शुगर को बिल्कुल त्याग के आप कैंसर से क्योर कर सकते हैं पेशेंट्स को या अपने जानने वालों को, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। या सो जिस तरह आपने बताया कि जो हमारे जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्रिवेंशन में हेल्प करती हैं, तो मेरा एक अगला सवाल कि हमारी ऑडियंस को अगर ये जानना हो कि वो अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकती हैं फॉर खाने के लिए या पीने के लिए, तो उसके अंदर आप क्या सजेस्ट करोगे कि मतलब मेरे को ऐसा क्या ऐड करना चाहिए कि मेरे को आने वाले टाइम में कभी कैंसर हो ही ना डेली लाइफस्टाइल में? देखिए, ये गारंटी तो कोई नहीं ले सकता कि क्या करने से आगे आने वाली लाइफ में कैंसर नहीं होगा, बट हाँ, ये लोग ज़रूर बोल सकते हैं कि ये लेने से कैंसर शर्तिया हो जाएगा, है ना। तो जिसमें कि आता है टोबैको और अल्कोहल, है ना। जो लेते हैं उनने पिछले जन्म में कोई बहुत ही अच्छे काम किए होंगे कि उनकी बॉडी इतनी उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि उनको नहीं हुआ, जिनको नहीं हुआ। बट आमूमन लोगों को जो टोबैको चूइंग करते हैं या स्मोक करते हैं, उनको कुछ ना कुछ तरीके से वो आ ही जाता है, और ज़्यादातर टाइम पर अब क्योंकि लॉन्गेविटी बढ़ रही है तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। इसलिए टोबैको और अल्कोहल से तो दूर ही रहना है। किसी भी फॉर्म का टोबैको, चाहे वो वेप हो, चाहे वो ई सिगरेट हो, किसी भी टाइप का अल्कोहल, चाहे वो रेड वाइन हो, चाहे वो वाइट वाइन हो, किसी भी क्वांटिटी में, दे आर ऑल हार्मफुल एंड विल प्रीडिस्पोज यू टू कैंसर। अब नॉर्मल डे टू डे की खान पान में मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मेरे से ये बार बार ये पूछा जाता है, ओपीडी में भी पूछा जाता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम कैंसर से बच जाएं। तो इसका मैंने एक बहुत ही सरल सा जवाब सोचा हुआ है कि हमारे यहाँ गाँव में जो हमारे नानी और दादी जिस तरीके से खाना बनाती थी, जिस बर्तन में बनाती थी, जिस तरीके से बनाती थी और जो चीज़ें बनाती थी, उसको कोशिश करिए कि उसको हम अपने लाइफस्टाइल में लाएं। जैसे अब मिलेट का चलन बढ़ रहा है, तो जो वीट है उसमें ग्लूटेन बहुत है, एंड ग्लूटेन इज इन्फ्लेमेटरी, है ना, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन प्रीडिस्पोजेज यू टू कैंसर।
तो मिलेट का यूज़ करें अपने खान पान में, रिफाइंड खाने का को अवॉइड किया जाए, शुगर अवॉइड किया जाए, शुगर एनीवेज इज़ नॉट गुड, इट्स अ वेरी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस। देन दूध जो है बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल हैं देखने में, बट उनको दूध से प्रॉब्लम है, और वो अगर अवॉइड करें तो अच्छा रहता है। फ्रूट्स में मैं ये कहती हूँ कि जितने फ्रूट्स खाएं वो मौसम के फ्रूट खाएं, प्लस जो आपके एरिया में रेडली अवेलेबल हैं, रेडली ग्रो कर रहे हैं, वो फ्रूट्स खाएं। जो ये एग्जॉटिक फ्रूट्स का चलन है ना, कि जो अजीबो गरीब टाइप के नाम वाले ड्रैगन फ्रूट जो मैंने बचपन में कभी नहीं सुना था, उसको लोग इतना ज़्यादा वो प्रचलित हो गया है, उसको खाना है। फिर आपको ठंड में खाना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो भी उस समय सीज़न का फ्रूट हो जिसमें कि मिनिमम इंटरफेरेंस हो, आपको कार्बाइड ना लगा हो, कोल्ड स्टोरेज में ना पड़ा हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नेचर ने चीज़ें बनाई हैं उस सीज़न के लिए और उस टेरिटरी के लिए, और आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी उसके अनुरूप बना हुआ है। तो उसको उसी समय, उसी दौरान और उसी जगह पे खाया जाए तो अच्छा रहता है। अब जैसे हमारे यहाँ बीच में एक टाइम आया था, सबको ऑलिव ऑयल यूज़ करना था। लोगों को लगा था ऑलिव ऑयल माने पता नहीं क्या है, वो जन्म गुट्टी है, क्या है, संजीवनी है। तो द थिंग इज़ कि ऑलिव ऑयल जो जिस प्रांत में होता है और जिस प्रांत के खान पान में यूज़ होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है हमारे जो प्रक्रिया होती है खान पान की प्रक्रिया से। वो लोग बहुत ही लो फ्लेम पे खाना पकाते हैं, उनके यहाँ तला भुना नहीं जाता है, मोस्टली कोल्ड कुकिंग होती है, या बहुत ही लो फ्लेम पे, वो मीडियम फ्लेम पे होती है। हमारे यहाँ हाई फ्लेम कुकिंग होती है, तो उसमें ऑलिव ऑयल तब्दील हो जाता है ऐसे केमिकल्स में जो कि हार्मफुल होते हैं। तो हमारे यहाँ जो देसी घी है, सरसों का तेल है, ये हमारी बेस्ट कुकिंग मीडियम है, तो हमको उनको यूज़ करना चाहिए। देन फिर कम्स प्लास्टिक, प्लास्टिक का चलन इतना बढ़ गया कि अब लोग स्टील में खाना पसंद नहीं करते, ना ऑफ़र करना पसंद करते हैं। अब पैकेज भी जब अगर कोई जाता है तो वो प्लास्टिक के मटेरियल में खाना पैक करके जाता है। बच्चों के टिफ़िन जो हैं वो प्लास्टिक के हो गए, बॉटल्स प्लास्टिक की हो गई। अब प्लास्टिक के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसमें लीचिंग होती है। जब प्लास्टिक गर्म होता है या ठंडा होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, तो वो जो केमिकल्स जिससे प्लास्टिक बना है वो हमारे खान पान में आ जाता है। देन माइक्रो प्लास्टिक्स का कण हमारे खान पान में आ जाता है। ऑल दीज थिंग्स ना एड टू द टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपकी बॉडी का, एंड लीड टू इन्फ्लेमेशन एंड देयर बाय लीड टू कैंसर। ओके, एंड हम ऐसी क्या चीज़ें जो हैं वो अवॉइड कर सकते हैं अल्कोहल और टोबैको के अलावा, जिससे हमें ये ना हो? फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो दोपहर की 2 से 3 के बीच की धूप है उसके अंदर ऐसे कण होते हैं जो आपकी बॉडी को डैमेज कर देते हैं, तो अवॉइड कि आप दोपहर को कहीं बाहर निकलो। तो ये तो मतलब उसके वो बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक था या कंट्रोवर्शियल आर्टिकल था, लेकिन उसके ऊपर बहुत से फनी कमेंट्स, बहुत से वैलिड कमेंट्स मैंने पढ़े कि हर रिक्शे वाले को कैंसर है, हर रिक्शे वाला बाहर घूम रहा है। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि सन की कोई ऐसी रेज हैं जो आपकी स्किन में जाके आपको कैंसर प्रोड्यूस कर रही है? देखिए, आपकी बॉडी में विटामिन डी का क्या लेवल है, ये रिसर्च में पाया गया है कि वो ये चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है कि बॉडी में कैंसर बन रहा है कि नहीं। एक ये बात हुई, एक जो आपका एस्पेक्ट है बात का। एंड विटामिन डी जो सबसे अच्छा बनता है बॉडी में वो सनलाइट से बनता है, एंड वो मॉर्निंग रेस, सनलाइट की रेस से बनता है, लाइक जो जिसको हम लोग कहते हैं ना मखमली धूप जो होती है, उससे बनता है। दूसरी बात है, ये जो आप बात कर रहे हैं कि सनलाइट से मतलब हार्श सनलाइट से क्या कैंसर हो सकता है। स्किन कैंसर होता है हार्श सनलाइट से, बट वो हमारी पॉपुलेशन में नहीं होता है। वो जो गोरे होते हैं, जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है, उनमें वो ज़्यादा पाया जाता है। द रीज़न बीइंग हमारे में जो स्किन का जो कलर होता है, मेलेनिन जो होता है जिसको कहते हैं केमिकल, हमारी बॉडी में पाया जाता है, वो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो गोरों में कम होता है। तो वो सनलाइट, हार्श सनलाइट से दे आर प्रीडिस्पोज टू स्किन कैंसर। हमारी पॉपुलेशन को स्किन कैंसर हार्श सनलाइट से नहीं होता है। ओके, एंड अब मैं वापस आता हूँ यूथ पे, एंड जिस तरह आपने अभी मेंशन करा कि एवरी सोर्स ऑफ टोबैको इज कॉजिंग कैंसर, आज नहीं तो कल कर देगा।
यूथ में एक बहुत ही अचलन ट्रेंड चला है ई सिगरेट एंड वेप्स का, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जो है एक शान का मुद्दा बन गया है कि जिसके हाथ में वेप है वो रिच एलीट क्लास कैटेगरी, कि ये तो महंगे लोग हैं, उन पे आपका क्या कहना है? ये किस तरह से छोड़ा जाए या ऐसे क्या बोला जाए जिसकी वजह से ये छूट पाए लोगों का? देखिए, मेरा बेटा भी इस समय 13 साल का है, तो मैं उसको एक चीज़ बोलती हूँ कि हर चीज़ जो दिखे और सामने हो उसको टेस्ट करने की, उसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है ना। हम सड़क पे चलते हैं, हमें गोबर भी मिलता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गोबर को खा के देखें, नहीं देखते हैं ना। जब पता है कि सिगरेट है, अल्कोहल है, इससे हमारी बॉडी को भले कैंसर ना हो बट उससे आपकी हेल्थ को तो प्रॉब्लम होती है ना। कैंसर तो ठीक है, मैं मानती हूँ एक एक्सट्रीम एंड हो गया उस प्रॉब्लम का, बट अगर आप ले रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी आगे पीछे आपको हेल्थ में रिलेटेड। तो ऐसी चीज़ को यूज़ ही क्यों करना, ट्राई ही क्यों करना जो कि आगे मुसीबत का कॉज बन सके। रही बात ई सिगरेट और वेप्स की, देखिए आप जहर को पैकेजिंग बदल दीजिए, जहर तो जहर ही रहेगा ना। आप उसको ई सिगरेट का फॉर्म दीजिए, वेप का फॉर्म दीजिए, उसको सिगार का फॉर्म दीजिए, उसको हुक्का का फॉर्म दीजिए, है तो वही ना, जहर ही है वो। तो वो अंदर जाके वो आपका महंगा जहर है और आपकी शान और आपके स्टेटस वाला जहर है, बट वो जहर ही है, मारेगा तो है ही। यस, राइट। एंड इसी से अब मैं जोड़ के अगर आगे चलूँ तो अवेयरनेस जो बहुत ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए, नॉट इवन यूथ, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो अवेयरनेस आ नहीं पा रही। हम यहीं से स्टार्ट हुए थे, हम यहीं पे ही आ रहे हैं कि आम आदमी, हर इंसान को पता है कि कैंसर क्या है, आपकी जान लेने तक का खतरा रखता है, एंड उसके बावजूद अवेयरनेस नहीं है। अगर मुझे पता भी है तो मैं फिर भी उन स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहा। तो उसके साथ ही आपने एक अपना इनिशिएटिव भी शुरू कर रखा है, कैप्स, दैट इज कैंसर अवेयरनेस प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग। उसके बारे में आप मेरे को अगर कुछ बता पाए तो किस तरह से प्रोवाइड करेंगे? देखिए, ये चीज़ इसी वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को माननीय हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं पंकज सिंह जी ने इनॉग्रेट किया, और ये एक इनिशिएटिव है जो कि बहुत ही क्लोज है, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई यूज़ टू डू दिस लाइक नो, बट वो उसको पहले भी, बट उसको एक इनिशिएटिव का नाम नहीं दिया गया था। अब हमने इसके तहत क्या किया है कि हमने अदर देन ट्रीटमेंट सारा जो एस्पेक्ट है कैंसर का, उसको एक एक पैकेज्ड वो बनाया है, और उसको हमने मोबाइल कैंसर वैन के तहत हम उसको लोगों के दरवाजे तक लेके जा रहे हैं। I am trying to make cancer awareness screening a matter of routine life rather than it being a luxury item. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे इंस्टीट्यूट में ही कौन छुट्टी लेकर आएगा और कैंसर के बारे में जानना चाहेगा या स्क्रीनिंग कराना चाहेगा, तो ऐसा होता नहीं है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि आदमी या घर की जो फीमेल है जो कि वैसे भी अपनी हेल्थ को लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखती है, वो अगर ये कहे कि मैं आज जा रही हूँ 2 घंटा अपनी स्क्रीनिंग कराने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कराने या सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कराने, तो लोग हंसेंगे उनके ऊपर। तो जो द इंटेंट वॉज कि, और मैं उनकी ही क्या बात कर रही हूँ, मैं अर्बन पॉपुलेशन की क्या बात करूँ या रूरल पॉपुलेशन की क्या बात करूँ, जो हमारी एजुकेटेड क्लास है, इवन हमारे डॉक्टर्स हैं, कितने हैं जो उसमें टाइमली स्क्रीनिंग कराते हैं, रेगुलर स्क्रीनिंग कराते हैं? नहीं कराते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़, ये एक वैन है, मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग वैन है, जिसमें कि हम पेशेंट तो नहीं है, ये नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का जो है, जो प्रचलन सबसे ज़्यादा प्रचलित कैंसर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट कैंसर्स हैं, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट, सर्वाइकल कैंसर, इनके लिए हम उनको वैन वो पार्क करते हैं उनके ऑफिसेज में, उनके मार्केट प्लेस में, उनके स्कूल्स में, जैसे हमने कोर्ट में भी किया है, हमने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में भी किया है उसका कैंप। तो वो ये एक होता है कि वहाँ पे पार्क हो गई और वहाँ पे हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं थ्रू अवेयरनेस टॉक्स, और उनका फिर हम स्क्रीनिंग करते हैं, उनको ब्रेस्ट सेल्स एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए वो मैनिक्विंस के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेट करके ट्रेन करते हैं। देन वी टॉक अबाउट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन कि किनको लगना चाहिए, और उनकी जो भी उन लोगों का डर है कैंसर वैक्सीन को लेके उनको दूर करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि वो अगर उसमें आ रहे हैं ग्रुप में, एज ब्रैकेट में, वो करवाएं, या उनके घर में कोई बेटी हो जिसको कि कैंसर वैक्सीन लगना चाहिए, उसको वैक्सीन लगवाएं। सो एक्चुअली इट्स अ होल इट्स अ पैकेज्ड प्रोग्राम।
विच इज़ डीलिंग विद एवरीथिंग अदर देन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब अगर कोई डिटेक्ट होता है तो उसमें हमारे जो टीम है वो उनके पेशेंट जो बंदे का आया होता है पॉजिटिव सस्पिशियस आया होता है उसको जब तक नहीं छोड़ते हैं till that person starts having treatment from some place, they are most welcome to come to Delhi State Cancer Institute। but अगर किसी भी वजह से वो हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो हम उनके संग तब तक रहते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं जब तक कि वो किसी कैंसर हॉस्पिटल या डॉक्टर से मिल नहीं लेते। सो इट इज़ नॉट कैंसर जस्ट स्क्रीनिंग एंड लीविंग, वी आर स्क्रीनिंग एंड ट्रीटिंग देम एज वेल, फॉलो अप भी हो रहा है। तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टेकन अप and by God's grace is doing well, yeah. That's very nice of you, ma'am. And इसके पीछे का इनिशिएटिव हमने जान लिया, लेकिन आपकी एक बात से ना मेरे में अभी एक क्यूरियोसिटी जागी कि अगर किसी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर है तो क्या वो उस टाइम पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है? देखिए ब्रेस्ट फीडिंग ये दोनों ना अलग अलग चीज़ें हैं। अब कभी कभी जो आप मेरे को जो लग रहा है आपके दिमाग में जो आया है वो ड्यूरिंग फीडिंग कोई कोई गांठें बन जाती हैं, यू नो जी, वो कैंसर नहीं होती हैं। वो जो गांठें बनती हैं वो कैंसर वो मिल्क के इकट्ठा होने से बनती है एंड वो फिर ठीक हो जाती हैं या उनको फिर हम लोग इंसिजन दे के इवैक्यूएट कर देते हैं। सो फीडिंग और कैंसर का कोई रिलेशन नहीं है। मतलब इनफैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग से कैंसर से प्रोटेक्शन मिलता है। जो लेडीज़ हैं हमारी यंगर जनरेशन है, दे ट्राई टू अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नोन टू हैव अ प्रोटेक्टिव रोल फ्रॉम कैंसर। इसके दो फायदे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। एक तो वेट लॉस होता है, जो आपका प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में जो वेट गेन हुआ होता है, वेट इंक्रीज़ हुआ होता है, फैट इंक्रीज़ हुआ होता है, उसको शेड करने में फीमेल को फ़ायदा होता है। दूसरा जो है कि उसको प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। ओके एंड अगर मैं आखिरी पड़ाव में आपसे पूछूं कि आप इम्यूनाइजेशन को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इसी के कंटेक्स्ट में, तो देखिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है जो कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसको 14 ईयर की फीमेल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। सो ये बहुत ही पोटेंट वैक्सीनेशन है जो कि वेस्ट में बहुत दिनों से चल रहा है इसका काम। और वहाँ पे मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, ये केवल फीमेल्स को नहीं दिया जाता है, मेल्स को भी दिया जाता है। क्योंकि ये जो HPV है जिसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये वायरस जो है ये केवल सर्वाइकल कैंसर नहीं करता, ये पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, सर्वाइकल वल्वल कैंसर, ये सारे टाइप के कैंसर्स करता है। तो अगर मेल्स लेते हैं तो उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है। बट अभी हमारे कंट्री में मेल्स के लिए इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा है। और जो है अभी हम दे रहे हैं 14 ईयर को फीमेल को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 9 to 14 फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो प्राइवेट में हो रहा है। 9 to 14 का एज रखा है। अब ये एज रखने का जो रीज़न है वो ये है कि इस वैक्सीनेशन की जो मैक्सिमम इफेक्टिविटी है प्रायर टू ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। तो अगर हम देख के, इसलिए वो एज का वो मापदंड रखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस एज के बाद नहीं ले सकते हैं। 15 ईयर्स के बाद अगर आप लेते हैं तो आपको 3 डोज लेना पड़ता है। 15 ईयर्स से कम में लेते हैं तो 2 डोज लेना पड़ता है। और इसका जो प्रोटेक्शन है लाइफ लॉन्ग होता है। ये ऐसी वैक्सीन नहीं है जैसे हमारी कोविड की थी जिसमें हमको कि बूस्टर देना पड़ा था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हमको बूस्टर देना पड़ेगा। अगर आप वैक्सीनेट हो गए, 2 डोज ले ली या 3 डोज ले ली आपकी एज के हिसाब से, तो आप तहे ज़िंदगी के लिए आप प्रोटेक्टेड हैं। और इस वैक्सीन का क्योंकि इतनी स्टडी हो चुकी है और इतने सालों से ये लग रही है कि ये बहुत ही सेफ़ वैक्सीन है। कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। बहुत ही छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं जैसे कि फीवर आ गया या पेन हो गया, और वो अपने आप ठीक हो जाता है पेशेंट। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आई गेस इससे बड़ी अवेयरनेस कुछ हो ही नहीं सकती किसी एक आम आदमी के लिए टू नो द कैंसर। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे और जानने को भी मिला किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर जो है अब पॉसिबल है। एंड मैं अपनी ऑडियंस को भी यही बताना चाहूँगा कि ये एक जो माइंड में फियर हमने बना रखा है, एक लेमैन ने फियर बना रखा है, वो फियर और कुछ नहीं, हमें बेसिकली एक कैंसर भी एक डिजीज़ है एंड मतलब सबको नहीं होती बट लेकिन जिस तरह का लाइफस्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं, हम 90s से बाहर आ चुके हैं एंड हर चीज़ में मिलावट है आज की डेट में, तो इससे डरना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। बट हाँ, एंड मेन स्क्रीनिंग करवाना इज़ आई गेस कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक नॉर्मल इंसान के लिए भी, ताकि अपना फ्यूचर तो नहीं लेकिन अपना प्रेजेंट ज़रूर वो चेक कर सके कि मेरे साथ क्या चल रहा है। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग माय गेस्ट।
It would lovely meeting you. थैंक यू फॉर हैविंग मी.